जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आज एमसीक्यू लेकर आया हूँ। जो हमारा टॉपिक हमने अभी कवर किया था, ठीक है, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का जो निष्कर्षण है, तो उसमें मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके। ठीक, अब हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के, कि जो भी आपके थोड़ा बहुत डाउट्स हैं या तो वो और बढ़ जाए, ठीक है, या वो बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो जाए। लेकिन इतना यकीन कीजिए कि इन क्वेश्चंस के बाहर शायद ही क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं। एक कंप्लीट बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल कर लें। ऐसे बहुत से अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए आते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जिसको मैंने कहा था, जिसमें हमने रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन यानी भर्जन और विस्थापन के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था कि जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी धातु का निष्कर्षण करेंगे, ठीक, दूसरा प्रोसेस होता है मेटलर्जी का। तो मैंने वहाँ जिक्र किया था कि ऑक्साइड्स बनाएगा पहले, जो ओर है वो पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और फर्दर उसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और मेटल हमको मिलेगा। और उस मेटल का लास्ट का जो प्रोसेस होता है रिफाइनिंग यानी परिशुद्धिकरण, वो और उसका वीडियो इसके बाद आएंगे। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं। हमने जो भी पढ़ा है तो देखते हैं हम एमसीक्यूज़ सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। जिंक ब्लेंडी से जिंक का निष्कर्षण होता है। क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेंडी से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेंड यानी ZnS, बार बार हम रिवीजन करते चलेंगे। ठीक, सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर जो भी होते हैं उनका निष्कर्षण हम रोस्टिंग यानी भर्जन के द्वारा करते हैं, और ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स का कैल्सिनेशन यानी विस्थापन के द्वारा करते हैं। मैंने इसको बड़े ही डिटेल में समझाया वीडियो में, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पहले जाएं और वीडियो अच्छे से देख लें, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भर्जन और तत्पश्चात कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, क्योंकि भर्जन के सल्फाइड ओर्स का क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था कि उसका होगा रोस्टिंग। सल्फाइड ओर्स का क्या होगा, रोस्टिंग, और उसके बाद कार्बन के साथ क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तापीय विधि द्वारा। ठीक, और इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, हमारा मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें बहुत सारा मैं वो लेके आया हूँ आप लोग के लिए एमसीक्यूज़। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सल्फाइड अयस्कों का सीधे कार्बन अपचयन ना करके ऑक्साइडों में भर्जन करने के लिए कौन सा कारक कोई महत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो आप पढ़िए, CO2 ऊष्मागतिकी रूप से CS2 की अपेक्षा अधिक स्थायी है, या बोल रहा है धातु सल्फाइडें, मतलब कि थर्मोडायनेमिकली जो CO2 है, ऑप्शंस में आपको ये कह रहा है वो CS2 से क्या है, अधिक स्टेबल है। ऑप्शन बी कह रहा है धातु सल्फाइडें संगत ऑक्साइडों की अपेक्षा कम अस्थायी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो मेटालिक सल्फाइड्स होते हैं, ठीक है, उनके ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेस स्टेबल होते हैं। थर्ड ऑप्शन है CS2 की अपेक्षा CO2 अधिक वाष्पशील है, यानी कि CS2 से ज़्यादा आपका CO2 जो है वो वाष्पशील है, वेपराइज्ड है। और लास्ट ऑप्शन है धातु सल्फाइडें ऊष्मागतिकीय रूप से CS2 की अपेक्षा अधिक स्थायी होती हैं। फिर से इसको अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि सल्फाइड अयस्कों का सीधे कार्बन अपचयन नहीं करते हैं और ऑक्साइडों में क्या करते हैं, भर्जन करने के लिए निम्न में कौन सा कारक कोई महत्व नहीं रखता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि जो धातु की जो सल्फाइडें होती हैं यानी मेटालिक सल्फाइड, वो अपने संगत ऑक्साइड्स की अपेक्षा कम स्थायी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, पहले उसका सीधे कार्बन अपचयन नहीं करते हैं, ठीक, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक, और उसके बाद अगेन हम उसका अपचयन करते हैं। तो आपको ये रीज़न समझ में आया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः भर्जन का उपयोग निम्न में होता है, यानी कि जो रोस्टिंग है
वो किसके लिए होता है? तो भाई ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑक्साइड ओर, सिलिकेट ओर, सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर। तो देखिए मैंने आपको बार बार पढ़ाया और अभी रिपीट भी कर रहा हूँ कि ये सल्फाइड ओर्स के लिए ही होता है रोस्टिंग। किसके लिए होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक। और ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट को सल्फर के साथ ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना कहलाता है। जो पायराइट होता है सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में जो गर्म करना है, तो फिर वही बात है, वायु में अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वो हमारा फिर से अगेन क्या कहलाएगा? रोस्टिंग। क्या कहलाएगा? भर्जन, ठीक है। सल्फर यानी सल्फाइड, ठीक। तो आप यहाँ पे हिंट आपको मिल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? देखिए क्षारीय गालक मतलब कि जो बेसिक फ्लक्स है वो कौन नहीं है? इनमें से जो बेसिक फ्लक्स है वो कौन नहीं है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है भाई CaCO3, चूना भी है और CaO है। तो बस बच गया आपका ये एक अम्लीय गालक है, ठीक है, एसिडिक फ्लक्स इसको कहेंगे हम लोग, SiO2, ठीक। ये याद रखिएगा आप, जहाँ भी क्षारीय अशुद्धि रहेगी, ठीक है, बेसिक इम्प्योरिटीज़, वहाँ हम एसिडिक फ्लक्स यानी कि अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। और जहाँ अम्लीय अशुद्धि पाई जाएगी तो वहाँ हम क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वह पदार्थ जो आधात्री के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गालक यानी फ्लक्स। जो भी अशुद्धियाँ रहेंगी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्षारीय अशुद्धि के लिए अम्लीय गालक, अम्लीय अशुद्धि के लिए क्षारीय गालक। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको ध्यान से सुनते रहिए बस, और देखते रहिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कितनी इजीली बन पाते हैं। अगर आपने वीडियोस को देख लिया है, पढ़ लिया अच्छे से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर लाइमस्टोन जो है उसको हम गर्म करते हैं तो CO2 मुक्त होती है, ठीक है, रिलीज होती है CO2। धातु कर्म में इस प्रोसेस को यानी इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस प्रक्रम को धातु कर्म में जब CO2 रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन, ठीक है। जब चूना पत्थर को आप गर्म कीजिएगा और CO2 मुक्त होगी तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका निस्तापन, ठीक, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशिया का स्तर विद्युत भट्टियों के अंदर यानी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ठीक है, बेड लगाया जाता है मैग्नीशिया का, ठीक। तो क्यों ऐसा किया जाता है? तो देखो इस पे दिया हुआ है कि अम्लों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये गर्म होकर ऑक्सीजन देता है, ये बहुत ऊंचे ताप पर पिघलता है, या इस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होता है कि ये बहुत ऊंचे ताप पर पिघलता है, ठीक है, क्योंकि इसी स्तर के ऊपर तो हम मेटल को मेल्ट करेंगे ना भाई। तो अगर यही उसके पहले मेल्ट हो गया तो हमारा प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो इस वजह से ऐसा होगा। एक अयस्क को के प्रगलन का उद्देश्य है द पर्पस ऑफ एन ओर स्मेल्टिंग, यानी कि जो एक अयस्क है उसके प्रगलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आप लोग एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि रिडक्शन यानी कि उसको अपचयित करना। और प्रगलन हम लोगों ने पढ़ा है तापीय विधि में प्रगलन पहला मेथड आता है। भर्जन निस्तापन में हम लोग मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं और उसके बाद हम जाते हैं उसको अपचयित करने, ठीक है, उसका रिडक्शन करने। तो वो 3 विधियों में टूटा रहता है, तापीय, विद्युत अपघटनीय और रासायनिक। तो तापीय वाले में पहला वाला प्रोसेस रहता है आपका स्मेल्टिंग, ठीक है, कार्बन अपचयन, और एक होता है एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। तो अयस्क के प्रगलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उसका अपचयन करना, ठीक। मेटल ऑक्साइड का क्या करना? अपचयन करना, रिडक्शन करना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि लोहे वोहे का हम लोग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मेल्टिंग किया जाता है यानी प्रगलन किया जाता है। तो भाई प्रगलन जो है वो भट्टियों में यानी फर्नेस में किया जाता है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैट, कॉपर मैट एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर मैट, ठीक है। तो कॉपर मैट जो होता है Cu2S और FeS इन दोनों के संयोग से बनता है। शायद मैंने और में आपको बताया भी होगा, एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। वह पदार्थ
जो अयस्कों में अशुद्धियों के निष्कासन हेतु मिलाया जाता है कहलाता है। वह पदार्थ जो अयस्कों में अशुद्धियों के निष्कासन यानी कि जो इम्प्यूरिटीज़ रहती हैं, ठीक है, ओर्स में, उनको रिमूव करने के लिए मिलाया जाता है। तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं फ्लक्स यानी कि गालक। और क्या करता है वो इम्प्यूरिटीज़ के साथ मिलके क्या बना देता है, स्लैग बनाता है, जिसके हम लोग कहते हैं धातुमल। ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ प्लस यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, इम्प्यूरिटी यानी कि अशुद्धि और प्लस फ्लक्स जो हम गालक मिलाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं स्लैग। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं धातुमल। तो एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ पर है कि वह पदार्थ जो अयस्कों में अशुद्धियों के निष्कासन हेतु मिलाया जाता है तो उसे हम गालक कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। भट्टियों में उपयोग होने वाला यौगिक जो सस्ता एवं उच्च गलनांक वाला है तो वो है CaO। ठीक है, बहुत सस्ता और बहुत उच्च गलनांक वाला। निम्न में कौन सा यौगिक गैसों को शुष्क करने में उपयोग होता है? निम्न में कौन सा यौगिक गैसों को क्या करने में, शुष्क करने में उपयोग होता है? तो अगेन CaO, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कंपाउंड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भट्टी अधिकतम ताप देती है? तो विद्युत भट्टी, इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है, इससे हम लोग जितना चाहे डिजायर्ड टेम्परेचर गेन कर सकते हैं। वायु की अधिकता में अयस्क को गर्म करने से वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तथा अयस्क के ऑक्साइड में बदलने को कहते हैं। देखिए, जो भी वाष्पशील, ठीक है, वेपराइज होने वाली जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक, वो क्या होंगी, दूर हो जाएंगी अगर हम हीट करते हैं ओर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर और अयस्क के ऑक्साइड में बदलने को। तो ये प्रोसेस एकदम इजी, सब लोग पढ़ते ही जान गए होंगे कि रोस्टिंग कहलाता है भाई, भर्जन कहलाता है। ठीक है, कितने बार ये रिपीट हो चुका। धातु कर्म विधि में निस्तापन का कार्य है आर्द्रता दूर करना। ठीक है, आर्द्रता यानी कि जो मॉइस्चर वगैरह है उसको दूर करना और ड्राई करना, कार्बोनेट को विघटित करने का। ठीक है, जो भी कार्बोनेट रहेगा उसको विघटित करेगा ये, और साथ में कार्बनिक पदार्थों को अलग करने का। तो भाई कैल्सिनेशन में ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, कैल्सिनेशन को आपने पढ़ा होगा, उसका नोट्स भी मैंने आपको PDF में ग्रुप में सेंड किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में हमारा, जो कि जीत फाउंडेशन क्लासेस करके है। मान लीजिए अगर लिंक ओपन ना हो आपसे तो आप सिंपली जाइए उस पर और जीत फाउंडेशन क्लासेस सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे बहुत सारे PDF पड़ा हुआ है ACF से रिलेटेड, और भी बहुत सारे 9th 10th NCERT के PDF है वहाँ पे, तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सोशल के हैं। साइंस से रिलेटेड जो भी PDF होगा बाकायदा लिखा होगा, आप उनको डाउनलोड कीजिए। निस्तापन वह क्रिया है कैल्सिनेशन जिसमें अयस्क को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बोला था जो भर्जन होगा, रोस्टिंग, वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन होगा, और जो निस्तापन होगा कैल्सिनेशन वो एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति में होता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। इस तरीके से आपका रिवाइज भी हो जा रहा है अच्छा खासा। चलिए, प्रगलन उस प्रक्रम को कहते हैं जिसमें ऑप्शन नंबर ए है, यानी स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस विच, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को ठंडा करते हैं, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अयस्क को पिघलाते हैं। देखिए, ठंडा करना एनीलिंग वगैरह कहलाता है, वो भी अयस्क को नहीं, जो मेटल वगैरह जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है तो उसकी स्ट्रेंथ, अपर जो स्ट्रेंथ रहती है लेयर को, उसको करने के लिए तापानुशीतन कहते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा। वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म करते तो वो कैल्सिनेशन कहलाता, उपस्थिति में गर्म करते तो वो भर्जन कहलाता, तीनों नहीं होंगे। तो यानी कि जो प्रगलन है वो क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पिघलाते हैं। और हाँ, भर्जन यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में हम पिघलाते नहीं हैं, हम बस उसकी मॉइस्चर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और ड्राई कर देते हैं और को। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, और ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु कर्मीय विधि जिसमें अयस्क संगलित अवस्था में प्राप्त होता है कहलाती है। ठीक है, कि वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी, संगलित अवस्था मतलब मोल्टेड फॉर्म में प्राप्त होगा आपको मेटल, तो ऐसा मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो भाई वो स्मेल्टिंग कहलाता है, प्रगलन। मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, स्मेल्टिंग, ठीक है, प्रगलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जूम कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, वात्या भट्टी में आयरन के प्रगलन में निम्न सभी पद्धतियां प्रयुक्त होती हैं एक को छोड़कर।
भाई देखो एकदम मस्त क्वेश्चन दिया है आपको इसने कि वात्या भट्टी में आयरन के प्रगलन में निम्न सभी पद्धतियां प्रयुक्त होती हैं एक को छोड़कर। तो सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीकरण होगा ही, अपचयन होगा ही, विघटन होगा ही, विघटन होता ही है, ठीक है। उसमें जो भी ओर्स वगैरह होते हैं टूटेंगे ही, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन, उसके बाद होता है अपचयन। बस हमने कभी इस चीज़ का नाम नहीं सुना, ऊर्ध्वपातन का नाम नहीं सुना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ नहीं होगा। हेमेटाइट से आयरन के बनाने में चूने के पत्थर का कार्य है। हेमेटाइट से ये आपका बनाता है चूने का जो पत्थर होता है CaCO3, ठीक, ये गालक की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। CaCO3 रहता है, CaO में टूटता है, CaO गालक की तरह, और CO2 जो है वो बाहर निकलता है। तो CaO जो है वो गालक की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो आपको याद भी होगा ये एक क्षारीय गालक है, और अम्लीय जो अशुद्धि होती है SiO2, उसके साथ ये CaSiO3 स्लैग बना लेता है, ये धातुमल हो जाता है आपका। तो ये पूरी कहानी थी। चलिए आगे देखते हैं। कॉपर पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान धातुमल मुख्यतः किसका बना होता है? यानी कि जब हम लोग कॉपर पायराइट से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो स्लैग होता है वो मुख्यतः किसका बना होता है? तो कॉपर वाले प्रोसेस में वो FeSiO3 हो जाता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग आयरन प्रोसेस में करते हैं तो वहाँ पे ये CaSiO3 होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इसको पूरा बताया था। तो कॉपर वाले में ये कौन सा होगा? FeSiO3। आप याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी धातु के निष्कर्षण में संकुल लवण बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बात होगी Ag की और Au की तो इनमें क्या होता है? संकुल लवण बनता है। हमने वहाँ पे देखा भी था, ठीक है, कि एक सेकेंड, संकुल लवण मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वहाँ पे एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। तो ये Ag और Au के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका Ag यानी कि सिल्वर, ठीक। निम्न में कौन सा वात्या भट्टी में ऊष्माक्षेपी होता है? यानी कि ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक की तरह, तो भाई ये होता है भाई CaCO3 है, वो जब टूटेगा CaO और CO2 में तो ये क्या करता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरह, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा, ठीक। जिंक के धातु कर्मीय प्रक्रम मेटलर्जिकल प्रोसेस में होने वाली जो रिएक्शन है 2ZnS, आप देख रहे होंगे, +3O2 जो है वो 2ZnO, देखो ZnO +2SO2, 2SO2 तो चलिए वो वेस्ट है, उसको उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं ZnO की। ये क्या बना? जिंक का ऑक्साइड। तो भाई अगर ये जिंक का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, और जिंक के सल्फाइड से, जिंक ब्लेंड से ये जिंक का ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या होगा? प्रोसेस कौन सा होगा भाई? भर्जन यानी कि रोस्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कर्म मेटलर्जी में निस्तापन का उपयोग किसे हटाने के लिए किया जाता है? सिंपल सा है, देखो सल्फाइड, जल और सल्फाइड तो होगा नहीं, जल हटाने के लिए बिल्कुल होता है, बट जल और सल्फाइड के लिए तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ भी H2S आ गया, इसके लिए भी नहीं होगा, H2 और H2S आ गया। वही बात यहाँ पे H2 और दूसरी भाषा में लिख दे रहा है कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको। बच कौन गया? जल और CO2, ठीक है। तो जो मॉइस्चर रहता है उसको हम लोग इससे रिमूव करते हैं इस प्रोसेस में, कैल्सिनेशन में, निस्तापन में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके नीचे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा धातुमल है? स्लैग है। तो स्लैग होता है आपका CaSiO3। अभी इस वीडियो में हमने 2-3 बार इसका जिक्र कर लिया है, ठीक। गालक का प्रयोग किसे हटाने में होता है? एक सेकेंड, गालक यानी जो फ्लक्स रहेंगे उनका जो यूज़ है वो किसको हटाने में किया जाता है? गालक का प्रयोग किसे हटाने में किया जाएगा? तो इसका आंसर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कि सिलिका। पहला तो भाई SiO2 रहता है सिलिका, उसके साथ CaO क्रिया करता है, और ये है आपका जो सिलिका, ये अशुद्धि है, और ये है गालक आपका, दोनों मिलकर बनाते हैं CaSiO3, और ये होता है आपका स्लैग, ठीक। ये है आपका गालक, यह अशुद्धि, और यह है आपका स्लैग यानी धातुमल। तो सिलिका को हटाने में तो होता ही है, और अयस्क की सभी अशुद्धियों को भी दूर करने में, नहीं, सभी अशुद्धियों को ये दूर नहीं कर पाता है। और क्या है कि धातु ऑक्साइड को, तो ये दोनों को ही हटाता है। गालक का जो प्रयोग है वो
अम्लीय अशुद्धियों को और क्षारीय अशुद्धियों को, दोनों को हटाने के लिए। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन आ रहा है धातु ऑक्साइड को, एक सेकंड इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। सिलिका को तो बिल्कुल हटाता है वो, उसी को लेकर स्लैग निकल जाता है, और सभी अशुद्धियों की सिलिका अवांछित अशुद्धियों को, इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा चेक। ठीक, तो एक सेकंड, क्योंकि ऐसा एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। गाला का प्रयोग अम्लीय और क्षारीय दोनों अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ये आपका जो सिलिका होता है, तो सिलिका को हटाता है। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहाँ दो बार सिलिका है। देखिए यहाँ भी सिलिका है, यहाँ भी सिलिका है, तो सिलिका को तो हटाता ही है, धात्विक ऑक्साइड्स को नहीं हटाता ही है, क्योंकि उसके लिए हम अपचयन करते हैं, और सभी अशुद्धियों को भी नहीं हटाता है, मैंने जैसे कि बताया। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज इसलिए हो गया था कि दो जगह था, और एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान में था कि गाला का प्रयोग अम्लीय यानी कि एसिडिक इम्प्योरिटीज, जिसका बार बार मैं जिक्र करता हूँ, और बेसिक इम्प्योरिटीज क्षारीय शुद्धि, दोनों को दूर करने के लिए होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था। और अवांछित अशुद्धियों को, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है कि सिलिका के साथ साथ ये अवांछित अशुद्धियों को भी दूर करता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का होगा डी। ठीक है, चलिए, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। भर्जन प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, ठीक, प्रयुक्त होती है, तो ये होती है फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, याद रखिएगा। धातु कर्म में अम्लीय अशुद्धि हटाने में प्रयुक्त गालक है। देखिए, अम्लीय अशुद्धि यानी SiO2, ठीक, तो उसको हटाने में आपका जो गालक है वो हो सकता है कौन? चूने का पत्थर, क्योंकि उसी से आपको मिलेगा CaO SiO2, तो ये बना लेगा CaSiO3। ठीक है, यानी स्लैग बना लेगा और बाहर आ जाएगा। भट्टियों के निर्माण में अगलनीय यानी रिफ्रैक्टरी पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि वो उच्च ताप सह सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, अग्निशा ईंटें वगैरह क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। चूना पत्थर Fe निष्कर्षण में कैसे उपयोगी है? तो चूना पत्थर जो है यानी कि CaO, CO3 तो CO2 अलग हो गया है, और वो साथ में SiO2 के यानी अशुद्धि जो है सिलिका की उसको दूर करता है, और क्या बनाता है? धातुमल। तो धातुमल के निर्माण में बाकी ऑप्शंस सुटेबल नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर भी हो गया। चूने की भट्टी में, एक सेकंड, चूने की भट्टी में अधिकतम CO2 प्राप्त करने के लिए उपयोगी प्रक्रम है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 आपको मिले उसके लिए उपयोगी प्रक्रम क्या है? तो भाई देखिए, CaOCO3 यूज़ होता है, जो कि टूटता है CaO और CO2 में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हटाते जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलता जाएगा? CO2 मिलता जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 यानी मैक्सिमम CO2 प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है? कि आप CaO को हटाते जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए सही। प्रगलन में प्रयुक्त अपचायक धातु है। प्रगलन में यानी स्मेल्टिंग में धातु की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन, फिर आपको दिख रहा होगा जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम तो यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है, और कार्बन जो है वो धातु नहीं है, तो यहाँ पे धातु बोला है इसलिए घुमाया उसने। ठीक है, तो इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस की अंदरूनी परत बनी होती है। ठीक है, अग्नि मिट्टी की ईंटों से। अग्नि मिट्टी की ईंटों कहना नहीं, मतलब अग्नि से ईंट, मतलब कि फायर बियरिंग ब्रिक्स जो आप कह सकते हैं, जिसमें कैपेसिटी हो हाई टेम्परेचर बियर करने का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके उस टॉपिक का कि कोक और गालक के साथ ऑक्साइड एस का वात्या भट्टी में प्रगलन किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? तो भाई वो जो है ना, वो आयरन के लिए भी होता है, कॉपर के लिए भी होता है और लेड के लिए भी होता है, मतलब कि ये सभी होंगे आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंटिन्यू करते हैं कि हमने अभी तक मोस्टली देखा किसके बारे में? तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। अब चल रहे हैं हम कि जो रिडक्शन प्रोसेस होता है मुक्त धातु का, जो फ्री मेटल होता है उसमें रिडक्शन होता है, उसके बारे में। और उसमें हमने पढ़ा था, रिडक्शन वाले प्रोसेस में हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था भाई? कि रिडक्शन जो होगा वो किस किस के बीच में होगा? दो तरीके का मैंने आपको बताया था। धातुओं का जो अपचयन होगा वो, तीन तरीके का बताया था मैंने आपको, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, रासायनिक अपघटन।
ठीक है, थर्मल रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड केमिकल रिडक्शन। थर्मल में हम लोग पढ़ते थे प्रगलन और एल्यूमिनियो थर्माइट प्रोसेस। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं और इसके क्वेश्चंस को करते हैं जल्दी से कंप्लीट। वैद्युत धातु कर्मीय विधि का उपयोग निम्न में किसके निष्कर्षण में होता है? तो वैद्युत वाला जो है प्रोसेस वो जो हम यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम के लिए। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किसके लिए यूज़ होगा? तो सोडियम के लिए, Na के लिए। NaCl का घोल बनाते हैं, ठीक है, और एनोड और कैथोड रहता है तो वो उस पर प्राप्त होगा इस तरीके से। ऑक्साइड अयस्कों में धातु निष्कर्षण की सामान्य विधि है। ऑक्साइड अयस्कों से धातु निष्कर्षण की सामान्य विधि यानी कि ये जो है वो हो जाएगी आपका ऑक्साइड और है अगर, तो धातु निष्कर्षण की सामान्य जो विधि है वो हो जाएगी कार्बन अपचयन के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन अपचयन के द्वारा। अयस्कों के प्रगलन के समय मिलाए गए गालक का कार्य है। ठीक, तो और जो होता है उसके स्मेल्टिंग के समय मिलाए गए जो भी फ्लक्स होंगे उनका क्या कार्य है? तो उनका कार्य होता है अधात्री यानी गैंग जो है उनको हटाना। ठीक है, जो अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ हैं वो उनके साथ मिल के और क्या बना लेते हैं? स्लैग यानी धातु मल बना लेते हैं। ठीक, और बाहर आ जाते हैं। एल्यूमिनो तापीय विधि का उपयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनो तापीय विधि का उपयोग उन धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है जिनके ऑक्साइड, ठीक है, जिनके ऑक्साइड जो होते हैं मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्रोमियम और Mn के लिए एल्यूमिनो थर्माइड प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयित नहीं होते हैं। मतलब इनका रिडक्शन कार्बन एंड कार्बन मोनो ऑक्साइड के द्वारा इजीली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, सरलता से कार्बन द्वारा क्या होते हैं? अपचयित नहीं होते हैं। आपको याद आ रहा होगा, ठीक, वो जो एल्यूमिनो थर्माइड वाला प्रोसेस था। वत्ता भट्टी में आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो वत्ता भट्टी जो इन ब्लास्ट फर्नेस है उसमें आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो होता है कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूम कर लेते हैं, क्लियर नज़र है आपको। कैल्शियम ऑक्साइड का स्तर भट्टियों के अंदर लगाया जाता है, क्यों? यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसकी बेड जो है वो लगाई जाती है फर्नेस के अंदर। क्यों लगाई जाती है? कि ये गर्म होकर ऑक्सीजन देता है, मतलब कि हीट होने के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर बी है कि गर्म होकर तेज प्रकाश देता है, यानी हीट होने के बाद लाइट प्रोवाइड करेगा। या यह अग्निश है यानी रिफ्रैक्टरी तथा क्षारकीय है और इन पर हम लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बिल्कुल भाई ये जो है ना ये अग्निश है, रिफ्रैक्टरी हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इनको बोलते हैं हम, और क्षारकीय हैं मतलब क्षारीय हैं। ठीक है, और जो सिलिका के अशुद्धियाँ होंगी उनको मिला के धातुमल बना लेंगे और बाहर आ जाएंगे। बेड नहीं आ जाएगा बाहर, अगर CO है तो वो आएगा। ठीक, बोलने में थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु की अनुपस्थिति में कार्बन के साथ गर्म करना कहलाता है। वायु की अनुपस्थिति में कार्बन के साथ गर्म कहला, देखो तो वो होता है आपका कार्बन रिडक्शन यानी कार्बन अपचयन। ठीक, एकदम इजी था। अपचयन के वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग उन धातुओं के लिए करते हैं जो अपचयन के विद्युत इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ उन मेटल्स के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे भाई? जो क्या हो, प्रबल विद्युत धनात्मक हो, जो प्रबल विद्युत धनात्मक हो, सोडियम एंड पोटेशियम। हमने इसको वीडियो में पढ़ा है और जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो जाए, लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट में, जाए खोजे और वहाँ पे जाए, मेटलर्जी का वीडियो नंबर 2 वहाँ पे जाके अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सी धातु कार्बन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं करते हैं? निम्न में कौन सी धातु कार्बन अपचयन यानी कि कार्बन रिडक्शन के द्वारा क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है? तो वो होता है भाई एल्यूमिनियम। ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन कार्बन के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन अपचयन पद्धति का उपयोग इसके निष्कर्षण में किया जाता है। तो कार्बन अपचयन पद्धति का उपयोग जाहिर सी बात है आयरन वाले में होता है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? आयरन। Cr के लिए जो होता है उसमें आपका एल्यूमिनो थर्माइड प्रोसेस यूज होता है। ठीक,
ऑक्साइडों के निम्न समूहों में ऑक्साइड युक्त वह कौन सा, चलिए फिर से क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो गई थी जिसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन है कि ऑक्साइडों के, ठीक है, निम्न समूहों में ऑक्साइड युक्त वह कौन सा समूह है जिससे संबंधित धातु को प्राप्त करने के लिए उसका कार्बन द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता। मतलब कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, इसमें देखिए दो जो ऑक्साइड्स हैं, ये K2O है, सॉरी एक सेकंड, ये है K2O, Cu2O, K2O, Fe2O3, ZNO, PbO, Fe3O4, CaO, K2O। तो कौन सा समूह है जिसको क्या कर सकते हैं हम, कार्बन के द्वारा क्या नहीं कर सकते हैं, उसका रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, कार्बन के द्वारा रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वो होता है आपका CaO और K2O। ठीक है, इस ग्रुप का हम लोग, ठीक, रिडक्शन नहीं कर पाएंगे कार्बन के द्वारा। और मुझे स्वयं भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक, निम्न में किस धातु का निष्कर्षण तापीय अपचयन विधि द्वारा करते हैं। तापीय अपचयन विधि द्वारा जो निष्कर्षण होता है, ठीक, उसका जो पहला ही प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन और क्या करते हैं हम लोग तापीय अपचयन वाले में, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, तो किसका होता है, आयरन का। ठीक, तापीय अपचयन विधि द्वारा। एल्यूमिनोथर्माइड बोलता तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, क्रोमियम और मैंगनीज का करते हैं। एल्यूमिनियम देखे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एल्यूमिनियम थर्माइड के द्वारा एल्यूमिनियम का करते हैं, उसमें एल्यूमिनियम कार्य करता है अपचय की तरह। देखिए यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम मैं बोल ही रहा था और आ ही गया। एल्यूमिनियम तापीय विधि में एल्यूमिनियम किस रूप में प्रयुक्त होती है, तो वो अपचायक के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, रिडक्शन के काम में आती है वो, तो वो अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस जो होता है उसमें ये एक क्या करती है, अपचायक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस धातु का रिडक्शन जो है वो किया जाता है, तो इसमें से एल्यूमिनियम जो है वो किया जाता है। बाकी ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, Cu और Fe तो ये डायरेक्ट बाकी प्रोसेस से हो जाता है, तापीय विधि द्वारा हो जाता है। ये एल्यूमिना है, तो एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना जो फॉर्म करता है Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो वो विद्युत का कुचालक हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्यूमिनियम को अधिक मात्रा में बनाया जाता है क्रायोलाइट को सीमित वायु में गर्म करने से। ऑप्शन बी है, मतलब कि एक्सेस अमाउंट में एल्यूमिनियम को बनाया जाता है, यानी कि उसका कॉमर्शियल प्रोसेस बोल दीजिए, तो वो हो सकता है आपका कि इसके पहले हमने जस्ट इसी क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पे देखिए विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, और यही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है लगभग कि अधिक मात्रा में बनाया जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो है उसको पिघले विद्युत अपघट्य में घोलकर, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो उनको पिघले विद्युत अपघट्य में घोलकर उसका विद्युत अपघटन करके, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको क्या करेंगे, जो उसका विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइज रहेगा मेल्टिंग फॉर्म में, उसमें उसको मेल्ट करेंगे और देन उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, और बनाएंगे हम उसको, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में। एल्यूमिना है, फार्मूला पूछा है, सबको पता है अब, Al2O3 एल्यूमिना कहलाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में निम्न में से किसका उपयोग होता है, तो विद्युत अपघटन विधि में एल्यूमिना का प्रयोग होता है और वो होता है आपका Al2O3। ठीक है, निम्न में किस तकनीक का उपयोग बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के उत्पादन में होता है। बॉक्साइट से, ठीक, एल्यूमिनियम के उत्पादन में होता है, यानी कि जो बॉक्साइट है उससे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे एल्यूमिनियम का, किस प्रोसेस का उपयोग करेंगे, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटनीय अपचयन। ठीक, क्योंकि बॉक्साइट जो होता है आपका वही तो होता है ना, Al2O3 एल्यूमिना और साथ में 2H2O। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया जाता, कैटलिस्ट यूज नहीं होता है, तो थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जूम इन कर लेते हैं। विद्युत धातु कर्म उपयोग में लाते हैं। विद्युत धातु कर्म, जो विद्युत धातु कर्म है यानी कि इलेक्ट्रिक मेटलर्जी जो है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं जो अत्यंत सक्रिय धातु होते हैं, अत्यंत सक्रिय धातु होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं इसको। रिएक्टिव सीरीज में मोस्टली जो ऊपर के हैं उनके लिए। अपने गलित लवण के विद्युत
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गलित लवण यानी कि जो मिल्टेंट सॉल्ट है उसके इलेक्ट्रोलिसिस से निष्कासित की जाने वाली धातु है। अपने गलित लवण के, तो ये हमने देखा है कि जो NaCl होता है उसको फिर हम लोग तोड़ते थे तो वो Na+ और Cl- में टूटता था। तो अपने गलित विलयन के कारण तो कौन हो जाएगा इसका आंसर भाई, तो हो जाएगा सोडियम। क्लियर। किस धातु के धातु कर्म में एल्यूमिनियोथर्मिक विधि का उपयोग किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। बार बार इसको देख के मत मार देना एल्यूमिनियम टिक, फिर हो जाएगा अच्छा। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने वहाँ पढ़ाया है आपको Cr और Mn के लिए, इसीलिए बारीकियों से पढ़ना और सबसे ज़रूरी हो जाता है MCQ को डील करना। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी धातु प्राप्त नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन के द्वारा कौन सा मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है, तो वो है Cr। इनमें से Cu भी होता है, Mg भी होता है, नहीं भी होता है। तो Cr के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए होता है वो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस होता है। Cr2O3 से क्रोमियम प्राप्त करने की विधि है, तो वो होती है एल्यूमिनोतापी, एल्यूमिनोथर्माइड, जिसका जिक्र कर ही रहा था मैं और क्वेश्चन भी बन के आ गया, एल्यूमिनोथर्माइड। तो इस तरीके से एक बेहतरीन सा MCQ आप लोगों के लिए मैंने लाया है और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत कम शेयर वेयर करते हैं आप लोग, बस पढ़ लेते हैं खुद, सब गलत है, थोड़ा मेरा भी ख्याल किया कीजिए। ठीक है, हम भी आपके एकदम सगे हैं, परिवार की तरह हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कमेंट भरपूर। जो भी डाउट आता है बिल्कुल पूछिए, क्योंकि इसमें बहुत डाउट आएगा। वेलकम आपके सारे डाउट का, मज़ा आने वाला है। चलिए अलविदा लेते हैं अब जय हिंद के साथ, तो जय हिंद।